नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, वैसे देखिए तो अभी महाराष्ट्र में जो पॉलिटिकल राजनीतिक उथल पुथल होनी थी वो तो हो गई है। दूसरी सरकार भी आ रही है और आज रविवार है। कल 11 तारीख सोमवार सुप्रीम कोर्ट में एक मामला जो डिस्क्वालिफिकेशन का है वो पड़ा है। उस पर महाराष्ट्र की राजनीति निर्भर है ऐसा बोला जा रहा है और पिछले 10 दिनों से बोला जा रहा है। उसके बीच में शिवसेना हो या महाविकास आघाड़ी के कुछ नेता एमएलए, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था, डोर खटखटाया था, लेकिन उसका कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने 2-3 बार ये पहुँचे, फिर भी बोला कि 11 तारीख को एक साथ सब जो पिटीशन है वो सुनेंगे। तो एक अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में बहुत कुछ होने वाला नहीं है। जो राजनीति महाराष्ट्र में हुई है वो हो चुकी है, उसमें अभी कोई बदलाव नहीं आएगा। अगर बदलाव आने की थोड़ी भी संभावना होती, उम्मीद होती, तो शरद पवार जैसे नेता चुप नहीं बैठते। जिस तरीके से पिछले 10-15 दिन में देखते देखते, और सही बोले तो 3 हफ्ते 21 दिन की बात है, विधान परिषद का चुनाव होने के बाद जो घटनाक्रम शुरू हो गया वो देखते हुए आज तक जो कुछ हुआ है, उसके बाद पिछले 8-10 दिन में, यानी नई सरकार की शपथ विधि होने के बाद शरद पवार जिस ढंग से चुप बैठे हैं और कांग्रेस भी होपलेसली आशा छोड़कर परिस्थिति से एडजस्ट कर रही है, वो देखते हुए नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट में कुछ बड़ा होने वाला है। आपको याद होगा कि 3 तारीख को नई सरकार आने के बाद 2 दिन में 3 तारीख को 3 जुलाई को महाराष्ट्र में नया सभापति चुना गया और उसमें पिक्चर क्लियर हो गई कि भाई जिन्होंने बगावत की और उनके साथ मिले हुए बीजेपी के एमएलए हैं, उनका बहुमत है तो है। चीफ मिनिस्टर बनाया, उसके पीछे पूरा बहुमत है। 164 लोग चुने गए थे। तो इसलिए दूसरे ही दिन जो विश्वास मत प्रस्ताव विधानसभा में आने वाला था, उस वक्त कांग्रेस के कम से कम 7 एमएलए हाजिर तक नहीं रहे। ठीक है, एक बात तो साफ थी कि जो कुछ विश्वास दर्शक प्रस्ताव आने वाला था उसमें नई सत्ता में आए हुए एकनाथ शिंदे का शिवसेना गुट और बीजेपी और उनको सपोर्ट करने वाले बाकी छोटे मोटी पार्टियां, इंडिपेंडेंट अपक्ष एमएलए जो है, उन सबका, निर्दलीय एमएलए है, उनका बहुमत है। ये तो 3 जुलाई को तय हुआ था। फिर भी जो आंकड़े सामने आते हैं उसको भी डेमोक्रेसी में एक अहमियत होती है, महत्व होता है कि भाई ठीक है, इनके पास तो बहुमत है, लेकिन जो हारे हुए, जो विरोधी पार्टी में बैठे, उनकी भी क्या ताकत है वो दिखना ज़रूरी होता है। और जितनी कम से कम मार्जिन से सरकार या सत्ता पक्ष जीत लेता है कोई भी प्रस्ताव या विश्वास मत प्रस्ताव, उस पर राजनीति कितनी डावाडोल है या कितनी स्थिर है उसका पता चलता है। अगर विरोधी दल के पास अच्छी संख्या हो, अच्छा नंबर हो, फिर भी अगर जब वोटिंग होता है तब वो दिखाई नहीं देता। हारने वाले तो होते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन अगर कम से कम मार्जिन से हारते हैं तो विरोधी दल बहुत तगड़ा है माना जाता है। और इसमें विरोधी दल तगड़ा दिखाने के लिए जो विरोधी दल में बड़े बड़े नेता होते, उनका हाजिर रहना, उनका इंटरेस्ट लेना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन आपको याद होगा कि 4 जुलाई को जो विश्वास दर्शक प्रस्ताव आया था उसमें कांग्रेस के 7 लोग हाजिर नहीं थे और 100 का आंकड़ा भी विरोधी दल पार नहीं कर पाया। जो एक दिन पहले
कुछ 117 वगैरह थे, यानी कि 15-16 या कुछ लोग विरोधी दल के वोटिंग के समय हाजिर तक नहीं रहे। और दूसरी और एक बात है कि जो सत्ताधारी पार्टी है आज, उसमें जो बीजेपी है, उसके 2 एमएलए बीमार है। जो राज्यसभा और विधान परिषद के चुनाव थे, उस वक्त एम्बुलेंस से आकर 2 बार उन्होंने वोटिंग किया था और फिर अस्पताल में चले गए थे। और ठीक है, महाविकास आघाड़ी के 2 एमएलए जेल में पड़े हैं, तो हिस्सा तो इक्वल हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन फिर भी जब विश्वासदर्शक प्रस्ताव था तो उसमें 115-17 जो कुछ थे, उसमें से 15 से ज़्यादा लोग हाजिर नहीं हुए और उसमें कांग्रेस के ज़्यादा है। एक पूर्व मुख्यमंत्री है कांग्रेस के, जो 5-7 साल पहले मुख्यमंत्री रहे महाराष्ट्र में, पृथ्वीराज चौहान, उन्होंने भी उसके बारे में तकरार की, अपने हाईकमांड के पास तकरार की, और हाईकमांड ने किसी मोहन प्रकाश नाम के ऑब्जर्वर को महाराष्ट्र में इंक्वायरी करने भेजा है कि कौन है जो कांग्रेस के नेता जो जब कसौटी थी, क्रुशियल परिस्थिति थी, उस वक्त गैर हाजिर रहे। उसमें देश के पूर्व गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे की बेटी प्रणीति शिंदे है, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान है, अभी अभी इस सरकार में मिनिस्टर थे वो विजय वडेट्टीवार है, वो भी गैर हाजिर है। तो ये मामला क्या है? तो इसका मतलब साफ होता है कि कांग्रेस हो या नेशनलिस्ट पार्टी एनसीपी हो, उन्होंने होप छोड़ दिए, आशा छोड़ दिए कि अब कुछ होने वाला नहीं है। देखो, जब लड़ाई होती है तो कोर्ट में नहीं हो सकती, कोर्ट में तो इंटरप्रिटेशन होती है कि भाई ऐसा ऐसा कुछ हुआ है और उसमें सही क्या है, गलत क्या है, वो समझने के लिए हम कोर्ट में आए। क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, ये इसका वैधता क्या है, ये कानूनन है या नहीं, या गलत है, इसके लिए कोर्ट में आते हैं। लेकिन जो आंकड़े होते हैं और लड़ाई होती है राजनीति की, वो तो रास्ते पर होगी, या तो कायदे मंडल जो होता है, कॉन्स्टिट्यूशन जो होती है, लेजिस्लेचर होता है, वहाँ होती है। तो वहाँ अगर कांग्रेस के या सत्ता की पार्टी के लोग गैर हाजिर होते हैं, हाजिर ही नहीं होते, वोटिंग नहीं करना चाहते, तो उसका मतलब साफ होता है कि उनके सारे होप खत्म हो गए, उनकी सब आशाएं खत्म हो गई, वो निराश हो गए। इसलिए 11 तारीख क्या होगा, 11 तारीख को देखते हैं। ये जो बातें की जा रही है उसमें कोई दम नहीं है। और इसका कारण भी हमें समझना है कि हो तो गया, हार तो गए, सत्ता तो हाथ से निकल गई, ये तो वस्तुस्थिति है, फैक्ट है, वो तो कांग्रेस हो एनसीपी उन्होंने मान लिए। लेकिन पिछले 2.5 साल से जो सरकार चल रही थी, उसका जनमानस पे क्या परिणाम हुआ है? एनसीपी और शिवसेना के वोट बैंक पर जो परिणाम हुआ, वो तो हम उनके एमएलए टूट गए उस पर से समझ सकते हैं कि बहुत सारे 55 में से 40 एमएलए बीजेपी शिवसेना के अलग हो गए, उन्होंने अपना गुट बनाया और वो चैलेंज कर रहे कि हमारी शिवसेना असली है, उद्धव ठाकरे की शिवसेना असली नहीं है, ये चैलेंज कर रहे हैं। कारण उनको पता है कि जिस ढंग से 2.5 साल में गवर्नमेंट चली, गवर्नमेंट बनी, उससे हमारा मतदाता, शिवसेना का मतदाता नाराज है और अगले चुनाव में हम जीत भी नहीं पाएंगे। इसलिए फिर से जिस महायुति में चुनकर आए थे वो महायुति बनानी ज़रूरी है। बीजेपी के साथ लड़े थे तो फिर बीजेपी के साथ जाना ज़रूरी है, वरना शिवसेना के नाम पर हम वापस चुनकर भी नहीं आएंगे, ये डर था। इसीलिए ये 40 विधायक जो थे वो अलग हो गए। तो उन पर पैसा लेना कुछ और आरोप लगते हैं, वो बात छोड़ दो, राजनीति की बात देखिए। एक बात राजनीति की ऐसी होती है कि शिवसेना ने इस 2.5 साल में अपना मतदाता, अपना जो वोटर बेस है, अपनी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वो बुरी तरह से डैमेज किए और इसलिए 40 लोग निकल गए। लेकिन बात वहाँ तक नहीं रुकती कि जो शिवसेना हिंदुत्ववादी थी वगैरह वगैरह वगैरह, उसका तो वस्त्रहरण हो गया, ये बात हम हमेशा बोलते। लेकिन दूसरी तरफ देखिए
कि अपने को पुरोगामी दिखाने के लिए शिवसेना ने गलतियां की। कांग्रेस या एनसीपी की पॉलिटिकल लाइन लेकर शिवसेना पिछले 2.5 साल से चलती रही। हाँ, एक डायरेक्टली स्वातंत्र्यवीर सावरकर का इंसल्ट नहीं किया शिवसेना ने, लेकिन हिंदुत्व के जो मायने होते हैं वो हर बार शिवसेना पिछले 2.5 साल में उसका ही अपमान करती रही जिसको वो सर आंखों पर रखती थी। और इसलिए पिछले 2.5 साल में शिवसेना की जो कॉन्स्टिट्यूंसी थी वो हिल गई, उनका मतदाता हिल गया, हाथ से निकला जा रहा था। लेकिन क्या शिवसेना ने ये सब जो कुछ किया, एक्सीडेंटल किया, कुछ भी किया, लफंगेगिरी की, जो कुछ की, उससे कांग्रेस और एनसीपी को फायदा हुआ है क्या? बोला जा रहा है, पवार साहब बोल रहे हैं कि ये ज़्यादा नहीं चलेंगी, मिड टर्म पोल होगा, ये बोलते हैं पवार साहब, लेकिन क्या मिड टर्म पोल होगा तो उसका फायदा महाविकास आघाड़ी में जो पार्टियां थी उनको मिलेगा? क्या कांग्रेस को फिर से चुनाव हो गया तो जो 44 सीटें मिल गई थी वो वापस मिल सकती है? ये सोचना ज़रूरी है। तो फिर आपको पता चलेगा कि 2.5 साल से महाराष्ट्र में जो सत्ता में बैठी हुई कांग्रेस थी उसको उसके फायदे कितने मिले वो तो बात अलग है। मिनिस्टर हो गए, एमएलए हो गए, उनको फायदा मिला होगा, लेकिन एज अ पार्टी, एज अ आइडियोलॉजी कांग्रेस को इसका कितना फायदा मिला है? मुझे शक है और डर भी है कि कांग्रेस के लिए ये जो महाविकास आघाड़ी बनी थी, वो सत्ता बनी थी, वो कांग्रेस के लिए तो गले की हड्डी बन गई, बिल्कुल गले की हड्डी बनी। क्योंकि आगे चलकर जहाँ जहाँ चुनाव होना है, आपने यूपी में देखा कांग्रेस का सफाया हो गया। क्यों हो गया? जो कुछ 1-2 सीटें, 5-10 सीटें मिलती थी वो भी नहीं बची, और इसका एक कारण शिवसेना भी है। शिवसेना भी है क्योंकि जैसे मुस्लिम वोटर बीजेपी के खिलाफ होते हैं, आरएसएस के खिलाफ होते हैं, उसी तरीके से हिंदुत्ववादी पार्टी करके मुस्लिम वोटर शिवसेना के भी खिलाफ होता है ज़्यादा से ज़्यादा। जो हवा पिछले कुछ 2-3 दशकों में पॉलिटिकल पार्टियों ने, सेकुलर पार्टियों ने तैयार किया है, तो मानो हिंदुत्ववादी पार्टियां अछूत ही बना डाली, कांग्रेस नहीं बना डाली, या कांग्रेस की विचारधारा पर चलने वाली, सेक्युलर विचारधारा पर चलने वाली जो पार्टियां हैं उन्होंने जैसे बीजेपी को अछूत बना दिया था, उसी तरीके से शिवसेना को भी अछूत बना दिया था। अब महाराष्ट्र में सत्ता हासिल करने के लिए, सत्ता पर काबिज होने के लिए अगर इन्होंने शिवसेना को साथ में लिया और उसके आगे चलकर शिवसेना का ही चीफ मिनिस्टर बना दिया, तो क्या मुस्लिम खुशी खुशी से इसको सपोर्ट करेंगे? आपने देखा जब ये चुनाव हुआ था राज्यसभा का या विधान परिषद का, तो उसमें एमआईएम या समाजवादी पार्टी, जिनके महाराष्ट्र के विधायक तो मानो सब के सब मुस्लिम होते, वो जो 4 विधायक थे, इन्होंने राज्यसभा और विधान परिषद दोनों चुनाव में चारों के चारों जो मुस्लिम विधायक थे एमआईएम और समाजवादी पार्टी के, उन्होंने जो महाविकास आघाड़ी के कैंडिडेट थे उनको वोटिंग किया था। लेकिन जब सत्ता पलट हो गया और महाविकास आघाड़ी सत्ता में हार गई और बीजेपी और शिवसेना का शिंदे ग्रुप इकट्ठा होकर सरकार बनी, तो उसके बाद जब सभापति का चुनाव हुआ, या तो विश्वासदर्शक प्रस्ताव आ गया, उस वक्त एमआईएम हो या समाजवादी पार्टी हो, उनके एमएलए अलग से बैठ गए, अलिप्त बैठ गए, तटस्थ बैठ गए, ना इनकी साइड ली ना उनकी साइड ली। देखिए, एक बात होती है कि अगर शिवसेना बीजेपी के खिलाफ ही मुस्लिम होते, मुस्लिम वोटर या विधायक होते, तो विधानसभा में सभापति का चुनाव हो या विश्वासदर्शक प्रस्ताव हो, ये मुस्लिम 4 विधायक जो है, जो मुस्लिम अल्पसंख्यक राजनीति करते हैं, वो महाविकास आघाड़ी के साथ खड़े रहने चाहिए थे। भले हारेंगे कोई बात नहीं, लेकिन हम बीजेपी और हिंदुत्ववाद के खिलाफ है ये दिखाने के लिए जो विश्वासदर्शक प्रस्ताव था उसके खिलाफ
ये 4 विधायकों ने मतदान करना ज़रूरी था, लेकिन उन्होंने किया नहीं। और इसका मतलब समझना ज़रूरी है। एक तरीके से ये 4 विधायक जो नीति अपना रहे महाराष्ट्र विधानसभा में, वो एक तरीके से बता रहे कि हम इसके बाद एनसीपी और कांग्रेस के साथ नहीं रहेंगे, क्योंकि ये शिवसेना के साथ गए और ये शिवसेना का एजेंडा चलाना चाहते। कांग्रेस और एनसीपी कम लेवल पर हो, लेकिन शिवसेना का एजेंडा चला रहे, और ये मुस्लिमों के लिए दुख की बात बन गई। और कैसे बनी? आपको याद है जब उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर बने थे, तो अलायंस तोड़कर 2 कांग्रेस के साथ आ गए, एनसीपी के साथ आ गए, तो उस वक्त कांग्रेस भी शामिल हो गई, महाविकास आघाड़ी बन गई। उसमें जो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण है, उनका एक उस वक्त बयान आया था, और मेरा ख्याल है कि किसी मुस्लिम फॉलोअर्स के या मुस्लिम संगठनों के मीटिंग में जाकर अशोक चव्हाण बोले थे कि हमने शिवसेना के साथ जाने का तय किया, लेकिन शिवसेना के साथ जाने के लिए हमने सबसे पहले मुस्लिम मुल्ला मौलवी से परमिशन लिए। यानी हम सबसे ज़्यादा अहमियत मुस्लिमों को देते हैं, मुस्लिम वोटर्स को देते हैं, इसलिए शिवसेना के साथ हाथ मिलाए या ना मिलाए, इस पर हमने मुस्लिम मौलवी से और मौलवी जो और कोई हो गए, इमाम हो गए वगैरह, उनसे परमिशन लिए। तो उसी महाविकास आघाड़ी ने सरकार गिरने वाली है उसके पहले कुछ प्रस्ताव मंत्रिमंडल में पारित किए थे। उसमें संभाजी नगर ये नाम, औरंगाबाद ये जिले का नाम बदलकर संभाजी नगर जिला करना था, और दूसरा उस्मानाबाद जो मुस्लिम नाम है वो बदलकर धाराशिव करने के प्रस्ताव महाविकास आघाड़ी के मंत्रिमंडल बैठक में पारित हो गए। और इसी कारण जब सभापति स्पीकर का चुनाव हो या बहुमत प्रस्ताव हो, विश्वासदर्शक प्रस्ताव हो, उस वक्त मुस्लिमों के ये 4 मुस्लिम राजनीति करने वाले विधायक अलग हो गए। उन्होंने उसमें भाग ही नहीं लिया, उसमें सहयोग ही नहीं हो गए, और उन्होंने ना इनको वोट दिया ना उनको वोट दिया। मतलब भी दोस्तों सीधा है, जो कुछ 2.5 साल में हुआ है उसके शिवसेना अपने तरीके से परिणाम भुगत रही है, लेकिन कांग्रेस के लिए शिवसेना का साथ लेना, शिवसेना के साथ सत्ता का बंटवारा करना, ये बहुत भारी साबित होगा। और महाराष्ट्र में तो होगा ही, लेकिन गुजरात में होगा, कर्नाटक में होगा, जहाँ जहाँ कांग्रेस अगले चुनाव में कहीं उतरेगी, वो विधानसभा का हो, लोकसभा का हो, तब ये मुद्दा उठाया जाएगा। और सबसे जोर शोर से ये मुद्दा उठाएंगे तो ओवैसी उठाएंगे, जोर शोर से ये मुद्दा उठाएंगे तो अखिलेश यादव यानी उत्तर प्रदेश की जो मुस्लिम पार्टी मानी जाती है वो उठाएंगे कि ये क्या कांग्रेस बोल रही है, ये हिंदुत्व के खिलाफ है। अरे इन्होंने तो मुस्लिम जिले का नाम था वो बदलने का प्रस्ताव पारित किया है मंत्रिमंडल में बैठकर। उद्धव ठाकरे नाम बदलना चाहते थे मुख्यमंत्री, लेकिन उनके मंत्रिमंडल में उसको ऑब्जेक्शन भी अशोक चव्हाण ने नहीं लिया था, कांग्रेस के मिनिस्टर ने ऑब्जेक्शन नहीं लिया था। तो मतलब दोस्तों सीधा साधा है, बिल्कुल सीधा साधा है। ये जो महाविकास आघाड़ी की सरकार और राजनीति हो गई, उसके परिणाम शिवसेना जो भुगत रही हो भुगतेगी। लेकिन दूसरी तरफ हम देखें तो कांग्रेस के लिए और एनसीपी के लिए शिवसेना का साथ देना गले की हड्डी बन गई है, जो ना उगलती बनेगी या निगलते बनेगी। इतना आसान नहीं है। अब पवार जो कुछ बोलना है बोले। उनके ही कांग्रेस के औरंगाबाद जिले के जो जिलाध्यक्ष थे और कोई और ऑफिस बेयरर्स थे, उन्होंने फटाफट रेसिग्नेशन दे दी है उसके बाद। और ये मामला ठंडा होने वाला नहीं है। और ये सिर्फ महाराष्ट्र के लिए सीमित बिल्कुल नहीं है। शिवसेना के साथ जाना और फिर लास्ट मोमेंट में, आखिरी क्षणों में शिवसेना के एजेंडा पर मोहर लगा देना, ये कांग्रेस के लिए देश भर की राजनीति में भारी पड़ेगा। ये हड्डी ऐसी है शिवसेना नाम की, जो
कांग्रेस के ऑल इंडिया पॉलिटिक्स के गले में अटकी है और ना निगलते बनती है ना उगलते बनती है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिपक्ष को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।